मुश्तबा खामनाई साहब का नया पैगाम आया है, दुनिया उसको कैसे देख रही है? अगर अमेरिकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे और दुश्मनों के हाथों वो बदला भी लेंगे। गल्फ और अरब कंट्रीज बहुत रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। ईरान का ये इल्जाम है, ये मिले हुए अमेरिका के साथ, अमेरिका के पुराने टट्टू हैं। अगर सऊदी अरेबिया पे मजीद हमले होते हैं, अल पाकिस्तान जो है वो विच फंस जाएगा। ईरान ने एक्सपोज भी कर दी है ये चीज कि ये अड्डे गल्फ की रियासतों के लिए, उनके तहफ्फुज के लिए नहीं है। अमेरिका ने कौन सा उनका डिफेंस किया है? उनकी तो एयर डिफेंस की सारी उनकी तवज्जो लगी हुई है ऑन इसराइल। जंग बंद होगी तो क्या अरब अमेरिका से अपने अड्डे बाद में खाली करा लेंगे या अरबों और अमेरिका की लड़ाई होगी? मुश्तबा खामनाई तो सीज फायर के आगे, वो तो कहते हैं हर जाना दे हमें। जब तक रूस चीन कूद कर उनको असले के जहाज ना भेजे, भर भर के उनको जो उनको असला चाहिए, उस फिर तो ईरान कर सकता है। ये अमेरिका का हाल इमरान खान वाला है, जिदा कोई जामन नहीं है दुनिया च। ये सारा इजराइल की प्रेशर के तहत ट्रंप ये कर रहा है। वेस्टर्न मीडिया ने बड़ी बातें कही है जी, एमबीएस भी इस हमले में शामिल था, वो सारी उड़ाई गई हैं बातें। एमबीएस बिल्कुल शामिल नहीं था। वो कहते हैं नेतन्याहू के पास उसकी फिल्में हैं, एप्स्टीन फाइल्स की, जिससे वो ब्लैकमेल हो रहा है। एप्स्टीन का ताल्लुक इस्राएली इस्टेब्लिशमेंट के साथ था। ट्रंप फंस गया है इस जंग से, अब वो निकलना चाहता है और उसके निकलने के लिए पाकिस्तान जैसे हमदर्द दोस्त जो है वो कुछ रोल अदा करेंगे। तहरीके इंसाफ से वाबस्ता वो तो पहले कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आग लग जाएगी, पाकिस्तान टूट जाएगा अगर ईरान के खिलाफ पाकिस्तान गया। 3 रुकनी जहादियों का वफद गया अफगानिस्तान। पाकिस्तान शऊरी तौर पे तमाम एयर बेसिस और एयर स्ट्रिप्स को तबाह कर रहा है, ये क्यों? बागराम का जहां तक हवाला था, आपको याद होगा कि उसके पास साथ ही असले के डिपो भी थे। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान उसी को तबाह कर रहा है। अफगान तालिबान कोई आर्मी नहीं है, वो एक मिलिशिया है। वेस्टर्न मीडिया में भी इस तरह की काफी बकवास रिपोर्ट हो रही है कि ये 2 ममालिक आपस में लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवदी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबके पुरजोर इसरार पे रजा रूमी साहब दोबारा हाजिर खिदमत हैं। हमने उनको फिर पकड़ लिया है और रजा रूमी साहब को आप जिस तरह पसंद करते हैं, वैसे मेरे तो उस्ताद हैं, लेकिन आप सब भी उनको बहुत पसंद करते हैं, लिहाजा हम उनको बार बार बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रूमी साहब। जी जी, वालेकुम सलाम। थैंक यू मुजम्मिल साहब, ऑलवेज अ प्लेजर। आपके साथ गुफ्तगू का तो मजा ही और होता है जनाब। ये जो मुश्तबा खामनाई साहब का नया पैगाम आया है, दुनिया उसको कैसे देख रही है? मतलब पहले लीडर का पहला पैगाम है, इन कमांड आने के बाद उन्होंने पहली हदायत जारी की हैं, उसको कैसे वेस्टर्न मीडिया ने लिया है? क्या उसकी कवरेज रही है? क्या हुआ है? जी देखिए, ये बहुत ही अहम बयान है और इसके ऊपर बड़ी बात भी हो रही है। आपको मालूम ही है कि 2 चीजें हैं। एक तो आपको पता है कि जब इनके वालिद आयतुल्लाह खामनाई पर हमला हुआ, उनकी शहादत हुई, तो ये भी वहीं पे कहा जाता है कि मौजूद थे और उसमें ये जख्मी भी हुए हल्के फुल्के। तो इसलिए ये काफी बैकग्राउंड में थे और इनकी तरफ से पब्लिक स्टेटमेंट्स नहीं आई थी। फिर ये कंटेंडर भी थे, ये नहीं कि जो आगे ये नई अपॉइंटमेंट होनी थी उसमें और भी लोग थे, ये भी उस रेस में शामिल थे। तो अब चूंकि ये हो चुके हैं अपॉइंट, और इस वक्त वो अब ये पैगाम देना, ये भी मकसद है एक तो ईरानी अवाम को भी और दुनिया को भी कि ईरानी सुप्रीम लीडर जो है वो इस पूरी ईरानी निज़ाम हुकूमत जो है उसका सरबराह भी है। दोनों रूहानी सरबराह भी है और दुनियावी सरबराह भी है। तो उन्होंने ये कहा कि अवाम की हिमायत के बगैर उनकी कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने कहा कि जी अपने वालिद की भी उन्होंने तारीफ की। और फिर जो उन्होंने अड्डों की बात की, असल पॉइंट ये है जो कि उन्होंने मैसेज भी दिया कि अगर अमेरिकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे और दुश्मनों के हाथों वो बदला भी लेंगे। तो अड्डे जो है, आपको पता है कि इस वक्त ईरान की जो हिकमत अमली वो यही है कि गल्फ के अंदर जो अड्डे हैं अमेरिका के, जिन जो कि उसके साथ गल्फ की रियासतों के साथ नथी हैं, उनको अटैक किया जाए और उनको जो है शामिल किया जाए इस जंग में, ताकि ये जंग कॉस्टली हो जाए अमेरिका के लिए भी और उसके इत्तेहादियों के लिए भी। तो ये जनाब पर हमने देखा है कि गल्फ और अरब कंट्रीज बहुत रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे उनकी देखिए तरफ से। जी, हालांकि उन पर मुसलसल हमले हो रहे हैं, रोजाना ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल मारे जा रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे। वो खुद को जंग से अलहदा रखने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। ये अरबों की हिकमत अमली क्या है कि वो ईरान जी को देखिए, बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे?
देखिए, पहली तो ये बात है कि वो उसमें शामिल नहीं होना चाहते। अगर उसमें शामिल हो जाते हैं तो फिर तो ये वाजे होगा, फिर तो खुल के सामने आ जाएंगे ना, जो ईरान उन पे इल्जाम लगाता है। ईरान का ये इल्जाम है कि जी ये मिले हुए अमेरिका के साथ, अमेरिका के पुराने टट्टू हैं, और इनके जो अड्डे हैं, वो कहते हैं ना, एक मिसाइल मार के दुबई तो अड्डा खत्म कर देना, देखो वही होया ना। उतने उन लोग एयरपोर्ट ते धक्के खा रहे ने कि निकले वहां से। प्रॉपर्टी प्राइसेस नीचे क्रैश करी हैं। मुजम्मिल साहब, आपने कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं की हुई थी? नहीं नहीं, तो कोई नहीं है, कोई अच्छा, नहीं, तो कोई चले, नहीं। अभी अच्छा वैसे वक्त है, बहुत कीमतें कम हो जाएंगी, तो अ, अभी खरीद लीजिएगा। तो वो वहां पे घबराहट इतनी ज्यादा तारी है कि ईरान ने उनको वही मैसेज दिया कि आप लोगों की सारी तरक्की, सारा जो आपने ग्लिटर जमा किया हुआ था, बड़ा नाम अपना बनाया हुआ था, वो इतना मसनूई और खोखला था कि दो तीन ड्रोन्स और दो तीन अटैक्स की मार है कि वहां से सरमाया भी निकलेगा। तो एक तो वो ये साबित करना चाहते थे। लेकिन ये क्यों नहीं शामिल हो रहे? ये इसलिए नहीं कि ये नहीं चाहते कि ईरान के साथ बराह रास्त इस जंग में शामिल हो। हाँ, अलबत्ता ये सिचुएशन बदलेगी, और जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए भी काबिल तशवीश है, वो ये है मुजम्मिल साहब, कि अगर सऊदी अरेबिया पे मजीद हमले होते हैं, जिसका कि पाकिस्तान ने भी तंबीह की है, सऊदी अरेबिया ने भी कहा है, और ईरान की तरफ से भी जवाब आया कि भाई अगर आप के यहाँ से अड्डे इस्तेमाल नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो होता है तो फिर सऊदी ईरान जंग जो है, या कॉन्फ्लिक्ट, वो बड़ा खतरनाक साबित होगा खित्ते के लिए भी, और सबसे ज्यादा तो हमारे लिए भी, क्योंकि अल पाकिस्तान जो है वो विच फंस जाएगा। एक तरफ हमसाया है, नहीं, पर पड़ोसी। आपका ख्याल है कि मोहम्मद बिन सलमान ईरान से जंग करने का फैसला करेंगे? देखिए, वो तो नहीं चाहते ना। हाँ। मोहम्मद बिन सलमान की ये ख्वाहिश नहीं है मुजम्मिल साहब, बिल्कुल भी। जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, ना ही यूएई की ख्वाहिश है। मगर बात ये कि अगर ईरान ये करता है, देखिए ना, अमेरिका की तरफ से भी तो हमले जारी है ना हनूज। अमेरिका ने भी तो कोई कम नहीं किया। और बहुत सारी ये जो अड्डे हैं, अब ये भी पता लग गया कि इन ये अड्डे जो हैं, ये सिर्फ इसराइल और अमेरिका के फायदे के लिए हैं। गल्फ की रियासतों को ये भी, और ईरान ने एक्सपोज भी कर दी है ये चीज, कि ये अड्डे गल्फ की रियासतों के लिए, उनके तहफ्फुज के लिए नहीं है। उनका तहफ्फुज तो है ही नहीं कोई। ये देखिए, जब यूएई के ऊपर हुई है बम्बार्डमेंट, कुवैत के ऊपर, बहरेन के ऊपर, या सऊदी में भी थोड़े बहुत गिरे हैं, तो कौन, तो अमेरिका ने कौन सा उनका डिफेंस किया है? उनकी तो एयर डिफेंस की सारी उनकी तवज्जो लगी हुई है ऑन इसराइल। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपोज हुआ है मामला, जब ये जंग तो थपे। आप ये समझते हैं जंग बंद होगी तो क्या अरब अमेरिका से अपने अड्डे बाद में खाली करा लेंगे, या अरबों और अमेरिका की लड़ाई होगी, या वो जो 1 1 ट्रिलियन डॉलर, एक एक $100 की इन्वेस्टमेंट है, वो अपनी जगह अमेरिका में कायम रहेगी? देखिए जी, वो इतनी जल्दी तो लड़ाई नहीं होती, लेकिन यह है कि दूरी का अमल स्टार्ट हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता ही जो ये दूरी होगी, एकदम तो नहीं कोई लड़ाई होगी, क्योंकि वो सरमाए का मामला है। इन ममालिक के पैसे जो हैं, अमेरिका और यूरोप में इन्वेस्टेड है। एमबीएस के भी, सऊदी शाही खानदान के भी, यूएई के भी, कुवैत के भी, कतर के भी, सारे तो उनकी, आप तो खुद जाते हैं लंदन, तो आपने देखा है ना वहां पे क्या हाल है। मार्बल आर्च और एजवे रोड, सारी प्रॉपर्टीज इनकी हैं। और वो अमीर अरब फैमिलीज की, सारा सरमाया उनके बैंकों में, स्टॉक मार्केट्स में। यही हाल इधर अमेरिका में भी है। मतलब इन्होंने हर कंपनी के अंदर तो इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये ट्विटर जो है हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी एमबीएस ने अपने शेयर लिए थे पहले। मीडिया के अंदर डाले हुए हैं, तेल के अंदर डाले हुए हैं, अलगरज हर चीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कैसे वो एकदम निकलेगा? इनके इनके जो माशी मामलात हैं, वो यूं करके आपस में जुड़े हुए हैं। और ये पता है ईरान को, इसी वजह से ईरान इनको टारगेट भी, पिने जो चुभो रहा है ना, ईरान भी कोई बड़ा हमला नहीं कर रहा है इनके ऊपर। छोटी छोटी पिने, जिसे गुब्बारे में वो लगाई जाती है ना, पिन के थोड़ी सी दर्द, चूंडी बढ़ना, तो चूंडियां थे, चूंडियां बढ़ रहे हैं, यही बताने के लिए कि तुम लोगों की हिकमत अमली जो है वो गलत है। लेकिन मुजम्मिल साहब, ये मामला ठप होना चाहिए, खत्म होनी चाहिए ये जंग। कैसे? क्योंकि अगर वो ये, मुश्तबा खामनाई तो सीज फायर के आगे, वो तो कहते हैं हरजाना दें हमें, वो कहते हैं नहीं, माफी वो तो मांगे। ईरानी सदर ने बिल्कुल, उन्होंने कहा नहीं, हरजाना दें, मुश्तबा और खामनाई ने भी कहा हरजाना लेंगे। उससे भी कहा है। और फिर उन्होंने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि जमानत दें कि दोबारा आप ये गड़बड़ नहीं करेंगे जो पहले आपने जून में जमानत कौन जंग। देगा? मैं उस तो पर देख जमान रहा था कि इससे पहले ईरान का एटमी एक मुआहदा हुआ, जो यूरोप के 6 थे और अमेरिका के थे। अमेरिका ने यूनिलैटरली वो मुआहदा खत्म कर दिया, यूरोप कहता रहा कि खत्म नहीं करना।
तो अमेरिका जी। दी कौन जमानत देगा जी? अमेरिका ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜੋ ਉੱਥੋਂ ਫੜੋ, ਨਹੀਂ ਨੱਕ ਦੱਸੋ ਨੂੰ। ਨਾ ਜੀ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਾਮਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਦੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਂਗੜ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਟਰੰਪ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਫਰ ਕਰ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਫੈਲੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਵੀ ਕੱਟ ਜਾएगी। ਉਹਦੀ वजह है कि ਅਸੀਂ ईरान ਦੀ हुकूमत ਨੂੰ नहीं हिला सके तमाम तर बमबारी के बावजूद। तो मुजम्मिल साहब, इसमें यही मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का भी इसमें रोल एक है और होगा मजीद आगे। क्या रोल सऊदी। है? मतलब साड़ी सुनते ईरानी साड़े क्यों सुनते ने? कोई नहीं भी नहीं देखिए, सुनते हो ईरानी। साड़ी। हमारा नहीं तो नहीं। तेल भी आप बनाए और मत से गुजारने के लिए हमें 2 वॉरशिप साथ भेजने पड़े हैं। मेरा देखिए मतलब अब नहीं, वो बात दुरुस्त है, लेकिन अभी देखिए ईरान भी कब तक लड़ेगा। एक वक्त आएगा कि मिसाइल जो है वो खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। एक वक्त आएगा कि मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। एक वक्त आएगा कि अवाम इतनी तंग होगी। अभी जो स्ट्रेटेजी है ना इसराइल की, वो यही है कि इतना तोड़ फोड़ कर दो, इतनी तबाही फेर दो कि फिर लोग तंग आके ये कहे कि भाई निकलो यहां से। अच्छा, तो मेरी ना ये। कल ईरान में एक जर्नलिस्ट हैं जॉन हुसैन, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा जंग शुरू होने से पहले 16.5 लाख रियाल का $1 था। अब वो हाँ 15 लाख रियाल पे आ गया। ईरानी करेंसी तो अप्रिशिएट हो रही है वॉर में। जी बिल्कुल। तो ये हो रहा है, लेकिन मैं अर्ज ये करूं कि देखें वो तो भी एक टेम्पररी मामला है ना मुजम्मिल साहब। उसकी वजह ये है कि ये आगे मामला जब बढ़ेगा तो वो फिर बात बनेगी। अभी तो ये सिर्फ एक स्टेज है जहां पे ईरान प्रेशर डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा कितने रहा है। दिन ये लड़ाई चलेगी? जी देखिए जी, अब यही कहा जा रहा है कि ये 2-3 हफ्ते के अंदर इसको वाइंड अप करना होगा। ये जो पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल भी गए हैं, अभी फिर से वजीर आजम हमारे चले गए हैं सऊदी अरेबिया, वहां पे मेल मेरे मुलाकातें ख्याल है करने। रोटी छोटी पे बुलाया था, कोई खास गल नहीं सी। नहीं नहीं, ਉਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫਤਾਰੀ ਮੁਲਕ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ यार, मोहम्मद बिन ਜਿੱਥੇ सलमान ने बुलाया था इफ्तारी पे जाने के लिए। पेट्रोल की आ, पेट्रोल की एलएनजी की गैस की शिद्दत में वो उसकी सप्लाई में कमी आई हुई है, मुल्क में बुरहान बना हुआ है। ऐसे तो नहीं गए शहबाज साहब। शहबाज साहब गए हैं यही बात करने, एक तो एमबीएस को यकीन दहानी कराने के बिल्कुल हम आपके साथ हैं, आप फिक्र ना करें। दिफाई मादे के तहत हम आपके प्रोटेक्शन करेंगे, जो आपको हुक्म होगा वो मानेंगे। दूसरा, आपको पता है कि हमने उनसे एक इकोनॉमिक पैकेज भी मांगा है। ये हमने कहा अच्छा मौका है, जरा इस मौके का फायदा उठाते हुए उनसे लिस्ट दे दी है कि जी ये 5 अरब ਇਹਦੇ ਦਿਓ, 10 अरब ਉੱਥੇ ਦਿਓ, वर्कर्स ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੇ मुबादला आंदा है ਉਹਨੂੰ भी प्रोटेक्ट रखो, वगैरह वगैरह। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि मुस्तकबिल करीब में ये जो सीज फायर की शराइत जो है वो किस तरह से उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। मुजम्मिल साहब, आप ये याद रखें कि सऊदी अरेबिया ईरान का बहुत बड़ा फड्डा होता था माजी में। लेकिन लेकिन फिर ये चाइना ने सुलह कराई थी दोनों की। चाइना ने भी सुलह करा दी, और एमबीएस की फर्क पॉलिसी है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि मुजम्मिल साहब के एमबीएस जो है वो एक उसकी अप्रोच भी फर्क है हर तरह से, और उसका जो है नजरिया भी खित्ते के हवाले से बिल्कुल फर्क है। इसलिए उसने ये काम किया। और हालांकि मगरिब में वेस्टर्न मीडिया ने बड़ी बातें कही हैं जी, एमबीएस भी इस हमले में शामिल था, वो सारी उड़ाई गई हैं बातें। एमबीएस बिल्कुल शामिल नहीं था। एमबीएस की तो ये ख्वाहिश थी कि अमेरिका और इसराइल हमला करे ही ना, क्योंकि उनको पता था जो ये भी हो रहा है कि जब ये हमला होगा उसके रिएक्शन में ईरान ने क्या करना था, सब जानते थे। अमेरिका भी जानता था, इसराइल भी जानता था। सिर्फ इनकी जो मिस कैलकुलेशन ये थी कि इनका ख्याल था कि ईरानी हुकूमत जो है वो गिर जाएगी बड़ी जल्दी। वो नहीं गिरी, वो टिके हुए हैं। और अब ये जो आयतुल्लाह मुज्तबा की जो स्टेटमेंट है उससे ये भी शामिल जाहिर होता है कि वो डट के ईरानी रजीम जिसे कहा जाता है
वो अभी भी कायम दायम है। जी मुजम्मिल साहब। नहीं, पर आपको लगता है कि एक डोनाल्ड ट्रंप बगैर किसी बड़ी विक्ट्री के सीज फायर पे और फिर मान जाएंगे? और अब तो ये भी सवाल है कि ईरानी क्यों सीज फायर पे मानेंगे, नहीं मानेंगे नहीं सीज देखिए, फायर? नहीं देखिए मुजम्मिल साहब, ईरान को भी मानना पड़ेगा। पहले ही सैंक्शंस लगी हुई हैं, मुल्क का उनका। तो अगर सैंक्शंस कायम रहती हैं तो फिर सीज फायर का क्या फायदा? नहीं नहीं सर जी, मेरी अर्ज सुने ना। तो बात यह है कि उनका मुल्क जो है, उसके अस्पताल, उसके स्कूल, सड़कें, पावर प्लांट्स, क्या क्या वो तबाह नहीं कर रहे। वो भी इस तरह से गुजारा तो नहीं कर सकते ना, कितनी देर वो करेंगे। और दूसरी ये बात है कि उनके देखिए, जब तक रूस चीन कूद कर उनको असले के जहाज ना भेजे, ठीक है जी, भर भर के उनको जो जो उनको असला चाहिए, उस फिर तो ईरान कर सकता है एक फॉरएवर वॉर। लेकिन अभी उसकी भी कैपेसिटी जो है, उसके ऊपर लिमिट्स हैं। और वो एक वक्त आएगा, बड़ी जल्द आएगा, कि ईरान को भी ये सोचना पड़ेगा। अभी दोनों पार्टीज को फेस सेविंग चाहिए। कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जहां पे ईरान कह सके, देखो जी, हमने बड़े शैतान को और छोटे शैतान को रोक दिया, और हमारी गवर्नमेंट कायम है, ईरानी सिविलाइजेशन, ईरानी कौम बड़ी मजबूत है, तालियां तालियां। और उधर ट्रम्प जो है वो ऐलान करे अपनी मागा बेस को कि देखो जी, मैंने जीत लिया। वो तो ऑलरेडी 2 बार ऐलान कर चुका है। 2 दिन पहले उसने कहा कि हमारी जीत हो गई है, गाली खत्म हो गई। फिर मीडिया ने कहा कि जीत हुई ताड़ी, उसे मिसाइल थे, मिसाइल डिगना पे है। फिर वो उसने अपनी स्टेटमेंट बदली। कल भी उसने कहा कि ये लंबी नहीं जाएगी जंग, मैं ये खत्म कर दूंगा। तो फिर पर अमेरिका की। आप देखें ना कि वो लोग कहते हैं 3 बहरी बेड़े उसके खित्ते में मौजूद हैं, बड़े 3 बहरी बेड़े, जो अमेरिका की हैबत के निशान हैं, जो उसकी ताकत के निशान हैं, उसके बहरी बेड़े। और आप नाए देखिए, हुरमुज के से गुजरने के लिए तो ईरानी वजारत खारजा का परमिट चाहिए ना। इवन के जी भारत को के वजीर खारजा को भी ईरानी वजीर खारजा को रिक्वेस्ट करनी पड़ी है कि हमारे जहाज गुजारने दो। बांग्लादेश को भी रिक्वेस्ट करनी पड़ी है। लोग तो ईरान से कह रहे हैं पांच साढ़ा तेल गुजरन दो, तबाह ना करना। कोई अमेरिका को थोड़ी कह रहा है कि हमारे तेल गुजरने दो। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और ये मामला इस वक्त बिल्कुल मौजूद है। मगर मुजम्मिल साहब, वाकया ये है कि देखें, अभी तो अमेरिका रिस्ट्रेन कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की एक और, इसराइल और अमेरिका की पॉलिसीज में भी फर्क है। इसराइल की पॉलिसी ये है कि भाई सब कुछ जला के खाकस्तर कर दो, सीधी सी बात है। तो वो उनका उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईरान का तेल जाए। लेकिन अमेरिका के, और आपने देखा कि वहां के जो ऑफिशियल्स हैं, उनका भी ये कहना है कि नहीं नहीं, हमने उनका जो तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह नहीं करना, क्योंकि वो तो हमारा है, हमने उसके ऊपर कब्जा करना है। तो यहाँ पे वो इसलिए, वो ये जो आपने कहा बड़ी जो जहाज खड़े हैं, बीड़े खड़े हैं, वो ये वजह है कि इस वक्त तलक जो है वो कोई इस तरह की बड़ी कार्रवाई नहीं करे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये बहुत बड़ा, क्योंकि अगर वहां पे आबनाए हॉर्मोज में या उसमें कोई मसला आगे होता है, तो फिर दुनिया में एनर्जी मार्केट के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ शेकअप हो रहा है, वो और खराब हो जाएगा, और ऑयल की प्राइसेस के ऊपर फर्क पड़ेगा। इस वजह से अमेरिका ये नहीं कर रहा जो कार्रवाई। मगर ये कि अमेरिका खुद नहीं चाहता कि ये जंग फैले, कि उसकी वजह माशियात है। उसकी वजह ये मिसाइल या शिप्स या ये ईरान की दिफाई कुव्वत नहीं है, बल्कि जो दुनिया की इकोनॉमी और अमेरिका की मैशत के ऊपर जो असर पड़ रहा है। ऑलरेडी आज न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नीचे गिरी है थोड़ी सी। उसके अलावा तेल की कीमत ऊपर गई हुई है। ये अनकरीब अगर ये जंग चलती रही, तो अमेरिका में भी तेल की कीमत महंगी होती है। जब वो होती है तो महंगाई बढ़ती है, आपको पता ही है। अमेरिका में कोई ये नहीं देखता कि नहीं, तेहरान पर पे। डोनाल्ड ट्रम्प तो कह रहे हैं कि हम तेल बेचने वाला बड़ा मुल्क है, $100 पे तेल बेच रहे हैं, हमें बहुत फायदा है, ये तो अमेरिकन इकोनॉमी बूम करेगी तेल महंगा होने से। फिक्र की क्या बात है, आज डोनाल्ड ट्रम्प का ये बयान है। जी बिल्कुल, वो उसका देखिए जी, बढ़ के मारना तो आसान होता है ना मुजम्मिल साहब। वो डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी कहता फिरे। वाकया ये है कि बाय द टाइम अमेरिका अपना डोमेस्टिक तेल की सप्लाई को बहाल करके मार्केट में लेके आता है, उसमें लैग आता है, ऑलरेडी प्राइस ऊपर गई है। अब ये भी याद रहे ना कि यहाँ भी जो जो जैसा पाकिस्तान में माफिया है ना, सीमेंट का और सरिये का और गाड़ियों का, और चीनी का, यहाँ भी तेल का माफिया है। ये बड़े बड़ी फैमिलीज जो है, जॉर्ज बुश की फैमिली
ये टेक्सास में इनके तेल के कुएं हैं, वो भी कहते हैं जी कीमत उतने बढ़ रही है, 80 क्यों सस्ता बेची है। हमारी जो, जिस तरह चीनी पाकिस्तान में महंगी बिकती है, तो कहते हैं थोड़ी कुछ हफ्ते तो आवाम से जरा खिंचाई करें ना, थोड़ी सी पैसे निकालें, इसी बहाने कोई 100 150 अरब डॉलर की दिहाड़ी लग जाएगी। तो ये बड़े मामलात पेचीदा होते हैं। लेकिन जब नुकसान जो होता है वो बाद में तो कंट्रोल कर लेंगे, नीचे आ जाएगी, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में महंगाई का कर्व ऊपर जाता है फिर वो नीचे नहीं आता। जैसे पाकिस्तान में देख लीजिए, अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आटा चीनी घी जो है वो कीमतें 3 साल पहले वाली लेवल पे आ गई है। जब कीमतें ऊपर ही जाती हैं, माशियात का असूल है, नीचे नहीं आती, नीचे आना बहुत स्लो अमल होता है। तो ये वजह है कि जब अमेरिकी कंज्यूमर के ऊपर ये होगा तो डोनाल्ड ट्रंप आगे गैर मकबूल हो चुका है, उसकी गवर्नमेंट और ट्रंप जो है वो मजीद गैर मकबूल होंगे। और मिड टर्म इलेक्शन जो नवंबर में आ रहा है, अभी उसकी रेस स्टार्ट हो जाएगी, कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसमें भी ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को शिकस्त होगी, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये सारा इसराइल की प्रेशर के तहत ट्रंप ये कर रहा है। खुदा जाने की क्या है, वो तो वो लोग कहते हैं। डेमोक्रेट्स ने, ओबामा ने तो धांधली के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं। उसने कहा हल्का बंदियां बदल दी हैं। मैंने कहा बिल्कुल। ये अपने तो पाकिस्तान में होता था कि मैंने जाके मर्जी का हल्का बनवा लेता था, मुखालिफ के गांव निकलवा दिए, ये कर दिया है, ये वो कहते थे। तो ये अमेरिका में भी हल्का बंदियां बदलने लग गई हैं। वो कहते हैं जी जी रिपब्लिकन बिल्कुल। मर्जी की हल्का बंदियां कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो रिपब्लिकन पार्टी है जनाब, उसके मुख्तलिफ गवर्नर्स, जहां जहां उनकी स्टेट में या सूबों में हुकूमत है, वहां पे उन्होंने ऐसी हल्का बंदियां चेंज की हुई हैं कि ताकि कालों को बाहर निकाल दिया जाए, जहां पे डेमोक्रेट्स के हल्के जीत रहे हैं उनको तोड़ दिया जाए। बिल्कुल जो कि इल्जाम लगता है सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, या किसी हद तक कहीं कहीं कुछ कंस्टिट्यूंसीज पे पीएमएलएन पे लगता है कि जिन्होंने अपनी मर्जी की हल्का बंदियां करा के ऐसे हल्के बना लिए जहां पे उनको फायदा होता है। या कराची में ये लगता था एमक्यूएम के ऊपर कि वो इस तरह की उनको फायदा मिलता है। तो यहाँ भी बिल्कुल ये देखिए, यहाँ भी इलेक्शन में पैसा इतना चलता है। मुजम्मिल साहब ये जब आएंगे इलेक्शन तो हम बात करेंगे कि आप पाकिस्तान क्या, ये लोग जो कहते हैं ना जी इतने बड़ा पैसा लगता है पाकिस्तान से, ये लोग भूल जाएंगे जितना पैसा अमेरिका में लगता है। अरबों डॉलर की बात हम कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो चुंगे होते हैं ना, 2 करोड़ 4 करोड़ 35 लाख 36 लाख, या नौकरियां। इधर तो बाकायदा मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो रेज किए जाते हैं और स्पेशल इंटरेस्ट से लिए जाते हैं। फिर बाद में जब वो पावर में आ जाता है प्रेसिडेंट या गवर्नर, वो उनकी मर्जी के काम करता है, उनके बंदे लगाता है, उनके लिए कानून साजी करता है, उनके लिए रूल रिलैक्स करता है, उनकी अगर कोई इंक्वायरी चल रही है उसको ठप कर दिया जाता है। अभी देखे ना एप्स्टीन फाइल्स जो आई हैं, ये कितने 20 साल से ये मामला चल रहा है, 2002 से। ये अब जाके कितने 20 साल अमेरिका जैसे मुल्क में, क्योंकि वो एप्स्टीन इतना पावरफुल था कि वो फाइलें बंद करवाई हुई थी उसने, इंक्वायरी नहीं होने देता था उसके उसके दोस्त एफबीआई से या अमेरिकी अदालतों से। तो अब वो कच्चा छाठा खुल रहा है, और ये बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे अमेरिकी मीडिया भी कह रहा है कि ट्रंप जो ये जंग भी कर रहा है वो दबाव में कर रहा है। अब ये पता नहीं कितना सच है झूठ है, वल्लाह आलम। जी। वो कहते हैं नेतन्याहू के पास उसकी फिल्में हैं एप्स्टीन फाइल्स की, जिससे वो ब्लैकमेल हो रहा है। देखिए मैंने भी ये सोशल मीडिया पे देखी कहानी। ये बात एक हद तक जरूर है कि एप्स्टीन का ताल्लुक इस्राएली इस्टेब्लिशमेंट के साथ था। ये तो प्रूव हो चुका है, यहां के सहाफियों ने किया है। उसके घर में आते जाते थे अफसरान इसराइली सिफारत खाने के, बल्कि बहुत ज्यादा आते थे। अच्छा, दूसरी चीज हमें यह भी पता है कि उसने अपनी जिस जजीरे पे वो लेके जाता था वीवीआईपीस को, वहां पे कैमरे लगाए हुए थे, यानी कि हर चीज टेप भी होती थी। ये भी फैक्ट है। अभी नेटफ्लिक्स पे अगर आप जाए तो पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है 4 पार्ट की एप्स्टीन के ऊपर, आपके नाज़रीन अगर देखना चाहें तो वो दस्तयाब है। और उसमें एक एक उसका जो स्टेप था उसके बारे में पूरी उन्होंने तहकीकाती सहाफत के थ्रू वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो ये बातें तो दुरुस्त है। अब किस हद तक ट्रंप क्या उसमें कॉम्प्रोमाइज है, देखिए मैं ये गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक ये क्लियर ना हो जाए। और अभी आएंगे डिटेल्स, देखिए जिस तरह से ये सारा मामला खुल रहा है तो भी डिटेल्स आएंगी। फिलहाल तो ट्रंप के लिए, ट्रंप फंस गया है इस जंग से, अब वो निकलना चाहता है। और उसके निकलने के लिए
मेरे ख्याल से पाकिस्तान जैसे हमदर्द दोस्त जो है, और एमबीएस जैसे हमदर्द दोस्त जो है, वो कुछ रोल अदा करेंगे आने वाले दिनों में। रूस भी एक तो रोल फिर अदा करेगा। आपका ख्याल है ये अरब जो हर जाने वाली बात है, वो ईरान की रिकंस्ट्रक्शन के का जिम्मा अरब ले लेंगे कि अच्छा हम तुम्हें देंगे पैसे कि तुम रिकंस्ट्रक्ट कर लो, हम इन्वेस्ट करेंगे, तो लड़ाई बंद कर दो। तो फिर देखिए अमेरिका और इसराइल की जगह हर जाना अरब भर देंगे। देखें, कुछ ना कुछ तो अभी तक तो ट्रंप की जो पॉलिसी रही है, मुजम्मिल साहब आपको पता ही है कि उसकी पॉलिसी बिल्कुल रही है जो पाकिस्तान में नहीं करते सियासतदान। वो एक उन्होंने तीन चार रखे होते हैं अमीर आदमी, वो कहते हैं मुजम्मिल साहब आए ने, मुजम्मिल साहब दी नु है गड्डी चाहिए है, ए जी जरा ले दियो मुजम्मिल साहब ने। वैसे आप तो आपके मैंने एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ, नाजरीन सच ना समझ पड़े, तो हमारे लोग भी बड़े कान के कच्चे होते हैं। ऐसी बात ही नाजरीन, यहाँ पे हमारे सियासतदानों ने ना तीन चार अमीर पार्टियां रखी होती हैं, उनसे सारे काम कराते हैं। खाना पकवाना है जलसे के लिए, कुर्सियां मंगवानी है, किसी को फेवर देना है, किसी को कुछ और करना है, बच्चों ने ट्रिप करना है दुबई का, तुर्की का, लंदन का, वो पे करते हैं। इसी तरह ट्रंप ने भी इस तरह के बंदे रखे हुए हैं। और वो उसके बंदे गल्फ की रियासत है। वो कहता है ओ एमबीएस जरा देना $500 मिलियन थे पा, ओए नयान जरा वी $20 मिलियन काट। तो ये बिल्कुल करेंगे, ट्रंप इनसे कहेगा जब ये समझौते की लाइन पे आएगा तो बिल्कुल ये दस्तखत करेंगे। इस वक्त वो तो अपने कानों को हाथ लगा रहे हैं। दुबई वाले मेरे ख्याल से सारी रात बैठ के, रमजान का महीना है, वो नवाफिल अदा कर कर के, रगड़ रगड़ के मौला से और अल्लाह ताला से माफी भी मांग रहे होंगे अपने गुनाहों की, और कह रहे होंगे जंग बंद करा दियो, साडा तो सारा काम तबाह हो गया। जो असी मॉडल बनाया सी दुबई, कतर, कुवैत, बहरेन के जी फॉरेनर्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, सरमाया, बैंक, वो सारा ठप हो गया है। खुदा के वास्ते इसको ट्रंप के बुद्धि में अकल डाले, वो तैयार बैठे, कुछ भी करेंगे वो इस जंग को बंद करने के लिए। मुजम्मिल फिर साहब ये सवाल ईरान है। को भत्ता तो अब देना पड़ेगा उन्हें। जी देखिए, भत्ता दें या जो भी आप उसको नाम दें, इसके ऊपर मैं समझता हूं कि इन्हीं ममालिक को आगे बढ़ के इनको अपनी जो रवायती कमजोरी और जो कवर्डिस मैं जिसे कहता हूं, बुजदिली, खत्म करके ट्रंप के पास जाके बात करनी होगी कि ये बंद करो। हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। हमने तुम्हारी क्रिप्टो में पैसे डाले, तुम्हारे दामाद को हमने पैसे दे दिए, $2 अरब तुम्हारे दामाद ने मांगा और हमने पेश कर दिया, तली के ऊपर रख दिया। हमने क्या क्या नहीं तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे कुड़मों के लिए समधियों के लिए, और तुम हम पे मिसाइल गिरवा रहे हो। ये वक्त भी तो अभी जाके उनको ये बात करनी पड़ेगी, उसके अलावा चारा नहीं है। देखिए, ईरान की स्ट्रेटजी ही ये है मुजम्मिल साहब, ईरान की हिकमत अमली ये है कि एक तो सारों को पिन चुबाओ और सारों को इसकी कॉस्ट पे करनी पड़े, सिर्फ ईरान अकेला ना करे। और दूसरा ये कि प्रेशर का रास्ता यहां से निकले। इसी तरह पाकिस्तान भी चाहेगा कि हमारी जान छोड़ जाए और कोई इनका ये मजीद आगे जंग ना जाए कि जहां पे हमें कोई साइड लेनी पड़े। क्योंकि वो आपको पता है पहले ही जो यहाँ पे वो शिया लीडर्स है, खसूसन तहरीके इंसाफ से वाबस्ता, वो तो पहले कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आग लग जाएगी, पाकिस्तान टूट जाएगा अगर ईरान का के खिलाफ पाकिस्तान गया। वो धमकियां पहले ही उतर आए हैं, स्कर्दू में बंदे मरवा दिए हैं, कराची में, इस्लामाबाद में। देखे ना, साजिश ऐसे थोड़ी होती है। तो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। मैं समझता हूँ इमरान खान, पीटीआई, और या उससे इवन के किसी हद तक ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ये अंदर डोमेस्टिक चैलेंज है। क्योंकि यहां पे ऐसी हवा और आग लगाई जाएगी सेक्टेरियन, खुदा ना खास्ता अगर ये जंग फैलती है, कि फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो इस हमारी भी आफियत इसमें है कि ये जंग बंदी जल्दी से हो, ताकि हम उस दोराहे पे पहुंचे ही ना कि हमें किसी का एक इंतखाब करना पड़े। जी। बहुत शुक्रिया रूमी साहब, लेकिन मैनू नहीं लगता जंग जल्दी बंद होएगी। मुझे लगता है ईरानियों का जो नुकसान होना था हो गया है। वो अब एंजॉय कर रहे हैं, और उनका एंजॉयमेंट ये है कि उन्होंने इर्द गिर्द सबको तबाह कर प्रॉब्लम में डाला हुआ है। मुझे लगता है वो अपनी शराइत पर सीज फायर करेंगे। इस वक्त उनकी शराइत ज्यादा सख्त नजर आ रही हैं ट्रंप से। रूमी साहब, एक 3 रुकनी जहादियों का वफद गया अफगानिस्तान। 4 दिन, जी 4 दिन पाकिस्तान ने कोई बमबारी नहीं की, क्योंकि वो लोग काबुल में थे, कंधार में थे, फिर रहे थे। 4 दिन अमन रहा। वो पहुंचे ने इस्लामाबाद ते असी राती फिर खड़काना शुरू करता है। फिर सारी रात साढ़े 11 ने काबुल, कंधार, पख्तिया, खोस्त। क्या मैसेज है कि वफद नाकाम हो गया?
बिल्कुल ऐसी बात है मुजम्मिल साहब। देखें, ये जब गया है वफ्द तो बड़ी इसके ऊपर आपको आपने देखा होगा स्पेकुलेशन जारी थी कि जी इसमें कौन है, क्यों जा रहे हैं, ये गुड तालिबान है, पुराने वाले जाके मामला को ठीक कराएंगे, मामला फहमी की तरफ लाएंगे। लेकिन आपने देखा कि वो आ भी गए, एक मेरे ख्याल से 1.5-2 दिन वहां पे रहे हैं, और जब वो आए हैं वापस तो आते ही ये बमबारी हुई। उसका ये मतलब है कि वहां पे कोई बात बनी नहीं। और हम्म। बात जो है वो बननी भी नहीं है, क्योंकि हम ये पहले भी आपके साथ जब हमारी गुफ्तगू हुई है तो उसमें मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि असल में प्रॉब्लम ये है कि अफगान तालिबान इस वक्त बिल्कुल जिसे कहते हैं ना समझ से आरी है, और वो कोई रैशनल या एक जिसे कहना चाहिए अकल के साथ अकलियत पसंदी के ऊपर वो काम नहीं कर रहे। उनका आइडियोलॉजी का मसला है, यानी कि जो उनकी एक नजरियाती सोच है उसमें वही है कि जी अपने आप को तबाह कर लें, दूसरे को भी तंग करें और खुद अपने मुल्क का भी नुकसान करें, और कोई जो है उनको पूछने अच्छा, वाला ना हो। एक एक बात और समझ आ रही है कि देखें, टीटीपी तो कोई जहाज इस्तेमाल नहीं करती ना, लेकिन पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है उसमें जो अफगानिस्तान में एयर स्ट्रिप्स हैं जो इस्तेमाल हो सकती हैं, मतलब रात कंधार के एयरपोर्ट पर भी बमबारी की गई, पहले बडगाम की गई, फिर काबुल की गई। पाकिस्तान शऊरी तौर पे तमाम एयर बेसिस और एयर स्ट्रिप्स को तबाह कर रहा है, ये क्यों? देखिए, मैं सच्ची बात है कि मैंने इस पे डिटेल में मुझे नहीं मालूम, और ये कि मैं गलत स्पेकुलेशन भी नहीं करना चाहता, मगर ये बात जरूर है कि बागराम का जहां तक हवाला था, आपको याद होगा कि उसके पास साथ ही असले के डिपो भी थे। अमरीकी जो कुछ छोड़ के गए हैं असला, बहुत सारा मटेरियल, वो इन एयर स्ट्रिप्स के साथ आपको पता है वहीं पे वो डिपोज बनाते हैं और वहीं पे वो उसको स्टोर करते रहे हैं, आपके इल्म में है मुजम्मिल साहब। तो एक तो ये वजह है कि वो जो असला छोड़ के जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान उसी को तबाह कर रहा है, और उसका खैर मकदम भी कर रहे हैं दुनिया वाले। ये नहीं है कि वो कोई सिर्फ पाकिस्तान की ही उसमें कोई बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कोई टारगेट पूरा हो रहा है, बल्कि अमरीकी भी जो परेशान थे पहले कि ये असला वो छोड़ गए अपने ना, पता नहीं क्या तरह तरह की चीजें, हेलीकॉप्टर्स तक तो वो छोड़ गए थे, आपको याद है। तो वो पाकिस्तान ने वो जो कुवत है उनकी, दिफाई कुवत जो अमरीकी असले की बुनियाद पे बनी है, पहले तो उसको टारगेट कर रहे हैं। दूसरी ये जो एयर स्ट्रिप्स हैं उनको इसलिए भी वो कर रहे हैं कि कल कला को ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। फर्ज कीजिए कि हिंदुस्तान इनका फायदा उठाना चाहे, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगरचे के होना मुश्किल है, उसकी लॉजिस्टिक्स बहुत दूर है इंडिया अफगानिस्तान से, और वो आना और फिर यहाँ से वो रीफ्यूलिंग करके पाकिस्तान पैदा, तो उसका भी अंदेशा जो है पाकिस्तान उसको भी खत्म कर रहा है। मुझे तो इस चीज की ये समझ आती है हिकमत अमली की, कि बेसिकली जो जो थोड़ी बहुत भी दिफाई कुव्वत है, कोई मुकाबला नहीं है। ये याद रहे कि अफगानिस्तान, अफगान तालिबान कोई आर्मी नहीं है, वो एक मिलिशिया है, रैग टैग मिलिशिया है, मुनजिम नहीं है। वो जज्बा ईमानी है या जो भी है, वो मार धाड़ का उनको शौक है, तजुर्बा है, वो काम करते हैं। जबकि पाकिस्तान एक बाकायदा मुनजिम रियासत है, उसकी एक डिसिप्लिन्ड फौज है, उसके वाबस्ता इंटेलिजेंस इदारे हैं, और एक फंक्शनल स्टेट है। इसलिए ये जो मैंने देखा है कि वेस्टर्न मीडिया में भी इस तरह की काफी बकवास रिपोर्ट हो रही है कि जी ये दो ममालिक आपस में लड़ रहे हैं, जैसे कि दो ममालिक और इनकी कोई आर्मीज का आपस में मुकाबला है। बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक दहशत गर्दों की पनाह देने का, और जो पाकिस्तान में आके बैक से जिसे कहते हैं पीठ में छुरा घोंपने की जो आदत है, और या जो कार्रवाइयां पाकिस्तान उसका जवाब दे रहा है। और अगर अफगान तालिबान को अभी भी समझ नहीं आती तो उनको समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त पीछे नहीं हटेगा जब तक अफगान तालिबान जो है वो राय रास्त पर नहीं आते। जी मुजम्मिल साहब। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया रूमी साहब हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू वेरी मच।